हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का हमारे चैनल द एडेप्टिव साइंस में। डियर स्टूडेंट, आज की ये क्लास 10th वालों के लिए स्पेशल रहेगी। आज हम 10th की जो साइंस है उसके बारे में बात करेंगे। ये 4 मार्च को जो बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है उसके सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात करेंगे। आप निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई कीजिएगा। 10th क्लास की साइंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। उसके लिए 10-10 घंटे की लाइव क्लासेस की मैराथन, महा मैराथन, ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं 10th क्लास की साइंस आपके लिए यूं याद करा दूंगा। बस आपको फोकस करना है केवल बोर्ड पे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बोर्ड पर लिखूंगा उनका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, थ्योरी में बोलूंगा, आपको समझाऊंगा और मेरे साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा फोकस करना है। हर प्रश्न के लिए मैं आपके लिए तुरंत याद कराऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड पे। लेकिन हम राइटिंग नहीं करेंगे उसके लिए, हम उसके लिए थ्योरी के रूप में आपको समझाते हैं। मैं बोलूंगा, उसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। आप ध्यान से समझें क्योंकि उसके लिए टाइम ज्यादा हमारा खराब होगा, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। बट मैं प्रत्येक टॉपिक को कोशिश करूंगा कि आपको पढ़ाते पढ़ाते याद करा दूं, समझा दूं अच्छे से। तो पहला चैप्टर का जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। टॉपिक नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। बहुत सरल डेफिनेशन है। अगर आप फोकस करते हैं पॉइंट पर तो बहुत आसानी से आपके लिए टॉपिक याद हो जाएगा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतनी सिंपल डेफिनेशन है कि कोई प्रकाश की किरण है, अगर वो किसी भी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन है। सिंपल, कंप्लीट हो गई डेफिनेशन। फिर आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, मैं आपको समझाता हूं। एक डायग्राम ले लेते हैं हम और उससे मैं आपको समझाता हूं। ये हमारा परावर्तक तल हो जाएगा बेटा। मैंने बोला आपके लिए कि मैं किसी भी डेफिनेशन को या थ्योरी को लिखने वाला नहीं हूं, केवल मैं आपको बोलकर समझा रहा हूं। अगर आपके पास एबिलिटी है नोट्स की तो आप वहां से खुद से याद कर लेंगे, लेकिन मैं यहां से आसान कर रहा हूं आपके लिए सब चीजें। तो ये मेरा अभिलंब हो जाएगा, ये अभिलंब है बेटा। ये परावर्तक तल हो गया है, परावर्तक तल। ठीक है, और यहां से हम दिखाएंगे इसके लिए ऐसे कि एक प्रकाश की किरण है और ये ऐसे निकलेगी। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये इसका नियम है। इसको आपतित किरण कहते हैं। क्योंकि इसका परावर्तन हुआ है इसलिए इसको परावर्तित किरण कहते हैं। अब आप समझ लो, मैं परावर्तन के नियम की बात कर रहा हूं। दूसरा टॉपिक है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 3 है बेटा दर्पण। अब प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो दर्पण तो होना जरूरी है। दर्पण से ही प्रकाश का परावर्तन होता है। अभी डेफिनेशन आपको बताते हैं, दर्पण एवं उनके प्रकार। ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए इनकी कि दर्पण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपके लिए तीसरा पॉइंट ले रहा हूं, दर्पण। मिरर कहते हैं बेटा इंग्लिश में। वे सभी चिकने पृष्ठ जिनसे प्रकाश का 100% परावर्तन होता है दर्पण कहलाते हैं। और दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में केवल एक ही प्रश्न बनता है जो पेपर में अक्सर ऑब्जेक्टिव में हमसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है।
तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि सर समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। ठीक है, क्योंकि जब वो समतल दर्पण है उसमें वक्राकार है ही नहीं, वक्र है ही नहीं, तो उसकी कोई त्रिज्या नहीं होगी, और त्रिज्या नहीं होगी तो उसकी कोई फोकस दूरी नहीं होगी, अर्थात फोकस दूरी क्या होगी, अनंत होगी। ठीक है, तो ये केवल एक प्रश्न बनता है। हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो अगर हम बात करें उनके प्रकार की, तो दर्पण कितने प्रकार के हो गए बेटा, दो प्रकार के हो गए। बहुत सिंपल है इनकी डेफिनेशन। मैं पहले बात कर रहा हूं उत्तल दर्पण की, और दूसरे होते हैं आपके अवतल दर्पण। दर्पण की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं, तो अब उत्तल और अवतल की बात कर लेते हैं। यह असलियत में वक्राकार कांच का एक पृष्ठ होता है। तो वक्राकार कांच के पृष्ठ पर हमारे पास दो ऑप्शन है कि एक तो हम उभरे हुए तल पर पॉलिश करें और एक अंदर दबे हुए तल पर पॉलिश करें। एक तल हमें फ्री रखना है जिससे प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन समझो। पहले हम उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं। वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है तथा अंदर दबे हुए तल पर पॉलिश की जाती है, ऐसे दर्पणों को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में क्या होगा बेटा, अपोजिट करना है आपके लिए। वे गोलीय दर्पण जिनके अंदर दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है और उभरे हुए तल पर पॉलिश की जाती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो मैं अभी एक रफली चित्र बना देता हूं, यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं, इससे आपको पता रहे कि ये है, सॉरी ये उत्तल का बनाना है हमें, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होना है और अंदर दबे हुए तल पर पॉलिश करनी है। ये इसकी मुख्य अक्ष होती है दर्पणों की। ठीक है, तो ये आपका किसका चित्र है, उत्तल दर्पण का है। और इसको हम ऐसे करते हैं। इस बार हमने क्या किया है, उभरे हुए तल पर पॉलिश की है और प्रकाश के अंदर दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होना है। इसको आवश्यकता नहीं होती आगे ले जाने की, मुख्य अक्ष ऐसे दिखाते हैं इसमें। तो ये जो बना है वो अवतल दर्पण है। तो दर्पण का पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। दर्पण से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि जो हमारे ऑटो व्हीकल्स होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, उनमें साइड मिरर जो होते हैं, जो ड्राइवर की साइड पर जो शीशे लगे होते हैं, उनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर मैं आपको दूंगा अभी, क्योंकि उससे पहले आपके लिए पता होना चाहिए कि दर्पणों में प्रतिबिंब की कंडीशंस क्या होती हैं। ठीक है बेटा, जब आप कंडीशन समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो साइड मिरर होते हैं, जो पायलट के साइड मिरर होते हैं, उनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इससे अगले वाले प्रश्न की ओर बात करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं बेटा। मैं केवल टॉपिक की बात करूंगा, यहाँ पे टॉपिक डालूंगा, उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। थ्योरी एक बार बता दूं, नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, बट मैं आपको याद करा देता हूँ अभी, सुनो ध्यान से। पहला परावर्तन का नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दूसरा नियम है। दो नियम कंप्लीट हो गए, सिंपल। दोनों टॉपिक समझ में आए आपको अच्छे से। इससे आगे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। वक्रता त्रिज्या में संबंध, इस पॉइंट की बात करते हैं। पहले मैं इन दोनों डेफिनेशंस को क्लियर कर दूं। इसमें जो दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, दो शब्द प्रयोग हुए हैं, पहले मैं उनके बारे में समझा दूं कि फोकस दूरी क्या होती है बेटा। तो दर्पण में फोकस दूरी की डेफिनेशन ऐसे है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं, और फोकस से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी को हम F से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को हम R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटे। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, क्योंकि जो गोलीय दर्पण है वो किसी न किसी खोखले गोले का एक भाग था। उस खोखले गोले की, उस गोले की कोई ना कोई त्रिज्या रही होगी, और वही त्रिज्या दर्पण की क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव में या 1 नंबर में एक प्रश्न रहता है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। मतलब इस बात को ऐसे लिखेंगे, F बराबर R/2, R/2। ठीक है। या इस बात को दूसरे शब्दों में बोलें तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ठीक है। केवल ये बात थी इसमें। हमारा चौथा पॉइंट क्लियर हुआ। 5वें पॉइंट की बेटा बात करने जा रहे हैं। अब है दर्पणों पर प्रतिबिंब की स्थितियां, या दर्पणों पर प्रतिबिंब की स्थितियां। दर्पणों पर प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, हम अब उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो दर्पण तो 2 प्रकार के हैं सर, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। आपको बता दें कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब केवल एक ही प्रकार से बनता है। मतलब वस्तु चाहे दर्पण के सामने कहीं पर भी स्थित है, अनंत से लेके उसके सामने तक कहीं पर भी स्थित है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब केवल एक ही प्रकार से बनता है। इसीलिए अभी मैंने कुछ देर पहले आपके लिए बोला था कि साइड मिरर जो होते हैं, जो पायलट के साइड मिरर होते हैं, जो ड्राइवर के साइड मिरर होते हैं, उनमें उत्तल दर्पण क्यों प्रयोग किया जाता है। तो अब उसका आंसर सुन लो। आप कहेंगे, उसका आंसर आप लिखेंगे कि उत्तल दर्पण में दर्पण के सामने अगर वस्तु कहीं पर भी स्थित है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, और ये प्रतिबिंब आभासी होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, पीछे के वाहन को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। ये उसका आंसर है उस प्रश्न का। बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनते हैं। ठीक है। ये 6 कंडीशंस होती हैं अवतल दर्पण में। तो उन 6 कंडीशंस से क्या होते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। ये आपने प्रैक्टिस इसका किया रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं केवल यहाँ प्रश्नों का, यहाँ केवल पॉइंटों का जिक्र कर रहा हूं बेटा। मैं आपके पूरे सिलेबस को कवर अप नहीं कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं पेपर के लिए। ठीक है। तो अवतल दर्पणों में प्रतिबिंब की 6 स्थितियां होती हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां पर स्थित है। ठीक है। ये पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। इसके आगे बात करते हैं 6ठे पॉइंट की। ये है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, ये डेफिनेशन पूछी जाती है पेपर में अक्सर कि रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अगर कोई प्रकाशिक यंत्र है तो वो किसी वस्तु का क्या बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा, कोई ना कोई इमेज क्रिएट करेगा। और वस्तु की जो वास्तविक लंबाई है, जो दूरी है, उसके अनुपात को, इसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन बोलता हूं, आप सुनो ध्यान से, समझे जरा। किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी या उसकी लंबाई तथा वस्तु की दूरी या लंबाई के अनुपात को उस यंत्र का, या तो वो दर्पण है या फिर वो लेंस है, उस यंत्र का रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसे हम बेटा एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एम से प्रदर्शित करेंगे। आप इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटा अगर हम रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो क्या होगा, एम बराबर, ध्यान से सुनना क्या बोला था मैंने बोला था प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, अपॉन
वस्तु की लंबाई या वस्तु की दूरी, आई फॉर इमेज होता है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, एम बराबर आई अपॉन ओ होगा, या फिर आप लिखेंगे वी अपॉन यू। ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हुआ है किसके लिए? रेखीय आवर्धन के लिए। डिपेंड करेगा कि रेखीय आवर्धन धनात्मक है ऋणात्मक है, ये बात डिपेंड करती है कि प्रतिबिंब आभासी है या फिर वास्तविक है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा। दर्पणों से संबंधित सभी प्रश्न हमारे फिनिश होने वाले हैं और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट पॉइंट है ये हमारा, और ये होता है दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध। ठीक है, v में संबंध। ये बेटा एड्स का डेरिवेशन होता है, तो ये डेरिवेशन हमारे लिए जो 10th क्लास है उसमें अनिवार्य नहीं होता है, 12th में जाके ये डेरिवेशन हम डन करते हैं। बट हमारे लिए क्या है, यहाँ पे इनका जो रिलेशन है वो उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, तो न्यूमेरिकल हम तभी हल कर पाएंगे जब हमें ये फॉर्मूला अच्छे से आता होगा। तो यहाँ पे है क्या, 3 चीजें हैं। दर्पण की फोकस दूरी है, वस्तु की दूरी u, इसे हम u से डिनोट करते हैं, यू से शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तथा प्रतिबिंब की दूरी v में क्या संबंध होता है मैं आपको बता दूं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, दिस इज द फॉर्मूला। 1/u, और ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, ये जो अभी मैंने प्रश्न आपको बताए हैं बेटा, ये प्रश्न प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है। इससे आगे के जो टॉपिक है वो है प्रकाश से अपवर्तन से संबंधित सभी टॉपिक। तो एक बार इसको इरेज करते हैं और आगे चलते हैं, समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आया होगा। अब वीडियो पॉज करके या फिर डाउनलोड करके जब आप सुनेंगे तो ये सभी पॉइंट आपके लिए आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं इसको रेज करता हूं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा, अगला जो पॉइंट है हमारा, तो ये जो पॉइंट रहेंगे वो प्रकाश से अपवर्तन, प्रकाश का जो अपवर्तन है उससे संबंधित रहेंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से 1 2 3 कर रहा हूं, क्योंकि ये बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो प्रकाश का परावर्तन एक चैप्टर हो गया, प्रकाश का अपवर्तन दूसरा चैप्टर हो गया। तो मैं इस तरीके से चल रहा हूं। ठीक है, तो पहला पॉइंट डाल रहा हूं मैं इसके लिए, क्योंकि हम अब रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहला डेफिनेशन यही रहेगा, प्रकाश का अपवर्तन बहुत सिंपल शब्दों में इसकी डेफिनेशन को आप समझना बेटा, बहुत बेहद सिंपल। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, फिर से सुन लो, इतनी सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, इतनी सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि आप आसानी से याद कर पाएंगे देखते देखते वीडियो को। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि सर माध्यम क्या है, तो माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एक विरल माध्यम है और एक सघन माध्यम है। विरल माध्यम में बेटा केवल निर्वात और वायु को लिया जाता है, और जो सघन माध्यम है उसके बाद के वो सब सघन माध्यम, जैसे कांच हो गया, आपका शीशा हो गया, वाटर हो गया, जिन माध्यमों में प्रकाश की स्पीड क्या हो जाती है, बदल जाती है, ऐसे माध्यमों को हम सघन माध्यम कहते हैं। क्योंकि स्पीड जो होती है
लाइट की वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इफ किसी माध्यम से गुजरते समय स्पीड में परिवर्तन होगा, दैट मीन्स ये होगा कि उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, वायु और निर्वात के सापेक्ष अधिक है। तो डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं आगे अपवर्तन के नियम। दूसरा पॉइंट है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम बता दूं बेटा, प्रकाश के परावर्तन के सिमिलर अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम है यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के। मैं बता देता हूँ, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिसे बाद में इरेज कर देंगे, लेकिन इस डायग्राम से मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा बात के लिए। ये मेरा एक माध्यम है, ये माध्यम मेरा 1 है, मैं मान रहा हूं इसके लिए, और ये माध्यम मेरा 2 है, ठीक है, और ये मेरा अभिलंब है, ठीक। प्रकाश की किरण इस बिंदु पर आई। रियलिटी ये होती है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ये प्रकाश का एक गुण है, ये उसकी एक प्रॉपर्टीज है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश को सीधा चलने के अकॉर्डिंग जाना यहां से चाहिए था, लेकिन होगा ये बेटा कि प्रकाश क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा अपने मार्ग से, अपने रास्ते से। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये है आपतित किरण, आपतित किरण। क्योंकि इस किरण का अपवर्तन हुआ है इसलिए हम इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। ये वाला कोण है अभिलंब के साथ में आपतन कोण, और ये वाला अभिलंब के साथ जो कोण है उसे कहते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं बेटा, अपवर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। अभी दूसरे में इसकी हमारे लिए बहुत विशेष जरूरत रहेगी जब हम दूसरा नियम आपको बताएंगे। पहला नियम मैं बोल दूं एक बार आपके लिए। पहला नियम सिमिलर है, परावर्तन की तरह है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होती हैं, ये पहला है। दूसरा सुनो, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसे टॉपिक में रख रहा हूं आपके लिए, और वो है स्नेल का नियम। अलग से पूछा जाता है खूब पेपर में, स्नेल का नियम मतलब अपवर्तन के दूसरे नियम का अपना एक पर्टिकुलर नाम है, उसका एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन है, और वो है स्नेल का नियम। बोल रहा हूं आपके सामने स्नेल का नियम, बहुत आसानी से याद कर पाएंगे आप, ध्यान से सुने। आपतन कोण की साइन आई, इसे आप बोलने से हिंदी में तो जिया बोल सकते हैं। आपतन कोण की साइन आई अपवर्तन कोण की साइन आर का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। मैं लिख देता हूं आपके लिए कि इसे लिखा कैसे जाता है। ध्यान से देखो बेटा, साइन आई वटे साइन आर, इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि नियतांक रहता है, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, और यही स्नेल का नियम है। किसी चीज को ना कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं आप, होती बहुत सिंपल है चीजें, बस फोकस करना चाहिए हमें। आपतन कोण की साइन आई अपवर्तन कोण की साइन आर का अनुपात हमेशा नियत रहता है, और उस नियत मान को नियतांक कहते हैं। और इस पूरी व्यवस्था को जो मैंने बोला आपके लिए, इस पूरी थ्योरी को स्नेल का नियम कहते हैं। सिंपल, ठीक है। ये बेटा हमारा 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। मैं इसको इरेज करता हूं और आगे हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका 4 नंबर, ये है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण C से प्रदर्शित करते हैं बेटा, इसको समझना ध्यान से। ये डेफिनेशन में आ जाता है कि क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि मैंने माध्यम का अभी कुछ समय पहले आपको बताया था कि माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम।
तो जब प्रकाश की किरण की दो कंडीशन हो सकती हैं, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है या फिर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो यहाँ जो दो कंडीशन है उन्हें आप ध्यान से समझना बेटा। जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, इसके आधार पर क्रांति कोण की डेफिनेशन आती है। इस घटना के आधार पर क्रांति कोण को हम समझाते हैं। इस बात को मैं समझा दूं एक रफली चित्र से। ये मेरा आपतन कोण है, तो अगर मैंने इसको सघन बोला है और इसको विरल बोला है तो ये प्रकाश की किरण का रास्ता होना तो ये चाहिए, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, लेकिन ये रहेगा नहीं। प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, अपवर्तित होने के कारण अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर आपतन कोण का मान बढ़ाओगे आप तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एक आपतन कोण पर ये प्रकाश की किरण बिल्कुल क्या हो जाएगी, 90 एंगल पर निकलेगी। यहां से 90 एंगल पर निकलेगी, यानी विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा आपका, 90 एंगल हो जाएगा। इसी कोण को, इस अधिकतम कोण के लिए हम कहते हैं क्रांतिक कोण सी। अब मैं डेफिनेशन बोल के समझा सकता हूं, क्योंकि डायग्राम से मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, अब डेफिनेशन को सुनो बेटा। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सिंपल। इसका एक आपका संबंध होता है, और संबंध होता है बेटा n बराबर 1/sin c। ये संबंध होता है अपवर्तनांक के साथ में, तो याद रखेंगे आप। इससे डेरिवेशन, इससे न्यूमेरिकल हल होते हैं पेपर में। तो n बराबर 1/sin c, जहां n माध्यम का अपवर्तनांक है और sin c क्या है, क्रिटिकल एंगल है आपका। ये कंप्लीट होता है। इससे आगे बढ़ते हैं बेटा, पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 रहेगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इस पॉइंट को समझाते हैं आपके लिए, क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको भी मैं एक डायग्राम देता हूं, और उस कंडीशन को मैं फिर से अप्लाई कर रहा हूं, एक बार आप ध्यान से समझना। ये मेरा अभिलंब हो जाएगा। अभी हमने क्या किया था, एक क्रांतिक कोण की डेफिनेशन दी थी। अभी भी मुझे ये वाला माध्यम सघन रखना है बेटा, ये माध्यम विरल रखना है। ठीक है, और ये आपतित प्रकाश की किरण है, ये अपवर्तित प्रकाश की किरण है। ये आपतन कोण I है, ये अपवर्तन कोण R है। और ये अगर आपतन कोण का मान बढ़ाते हो तो क्रांतिक कोण, यहां तक मैं आपको समझा चुका हूं। अब आपका एक प्रश्न ये होना चाहिए था कि सर क्रांतिक कोण से अधिक और प्रकाश की किरण को झुकाकर अगर हम डालें यहाँ पे, ठीक है, अभिलंब से, मतलब आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ा दें, अगर क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, आप माने सपोज दैट ये आपका क्रांतिक कोण है बेटा सी। ठीक है, अब आप प्रश्न ये रख सकते हैं, यहाँ पे ये प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका क्रॉस क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर अगर हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ा दें तो क्या होगा। अगर मैं प्रकाश की किरण को, यदि मैं प्रकाश की किरण को यहां से डालूं, क्रांतिक कोण से अधिक हो गया अभी, तो इस कंडीशन में होता क्या है, संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। और ये घटना आप पढ़ के आए थे परावर्तन में। किसमें बेटा, परावर्तन में। परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है। और ये कंडीशन, ये जो घटना हो रही है, सिमिलर हो रही है, इसीलिए यहां पे नाम दिया गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब सुनो ध्यान से, मैं इसको डिफाइन करने वाला हूं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तब संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर या अपवर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौटता है। इस घटना को
पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ अनुप्रयोग आपसे पूछे जाते हैं, जैसे रेगिस्तान में मरीचिका का होना, ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का होना, कांच में पड़ी दरार का दिखना, हीरे का चमकना। ये कुछ जो घटनाएं जो प्रकृति में होती हैं, नेचर में ये जो घटनाएं होती हैं, यह एक बेसिकली घटना हम सबके साथ में होती है। उसका सामान्य रूप से मैं आपको बताता हूं। कभी आप अगर किसी हाईवे पे जा रहे हो और आप जब बहुत लंबे रास्ते पर हैं, तो कभी नोटिस करना बेटा कि आपके लिए जब धूप हो बहुत तेजी से, तो आप नोटिस करना सड़क पे कुछ दूरी पे आपको ऐसा महसूस होता है कि सामने पानी है सड़क पे। बट जब आप वहां पहुंचते हैं तो ऐसा होता नहीं है, वहां पे पानी नहीं होता है। वो जो घटना हो रही है, आपका दिमाग जो इमेजिनेशन कर रहा है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण हो रहा है। तो ये दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग है बेटा। इससे आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, और इस चैप्टर का अगला पॉइंट है लेंस। ठीक है, लेंस की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं बेटा। दो गोलीय वक्र पृष्ठों से घिरी आकृति, दो गोलीय वक्र पृष्ठों से घिरी आकृति लेंस कहलाती है। दो गोलीय वक्र पृष्ठ लेने हैं आपके लिए, और उनको मिला के जो बनता है वो हमारा क्या होता है, लेंस होता है। लेंस दो प्रकार के हैं बेटा, ये सेम दर्पण की तरह होते हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और एक होता है आपका अवतल लेंस। बहुत सिंपल परिभाषा है, मैं आपको बता देता हूं। ये आता है कि एक प्रश्न पूछा जाता है, स्पर्श करके आप कैसे पहचानेंगे कि ये उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। बहुत सिंपल होता है। वे लेंस जो किनारों पर पतले होते हैं तथा बीच में मोटे होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं बेटा। ठीक है, ऐसे लेंस जो किनारों पर पतले होते हैं तथा बीच में मोटे होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। ये उत्तल लेंस का एक रफ चित्र मैंने आपके सामने बनाया है। ठीक है, रफ डायग्राम, जिससे चीजें क्लियर हो जाएं आपके लिए। और लेंस की डेफिनेशन मैंने दे दी है, तो उत्तल लेंस हो गया। अब अवतल लेंस की बात करते हैं। बे लेंस, इस डेफिनेशन को उल्टा कर दो, आप अपोजिट में बोल दो इसके। पहले आपने बोला था कि सर किनारों पर पतले होते हैं, अब की बार किनारों पर मोटे होते हैं तथा बीच में पतले होते हैं, ऐसे लेंसों को अवतल लेंस कहते हैं। ये स्पर्श करके आप पहचान भी सकते हैं कि अवतल लेंस कौन सा है और उत्तल लेंस कौन सा है। तो लेंस हमारे कंफर्म होते हैं। फिर अगला जो टॉपिक है वो है लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। मैं इसको इरेज कर देता हूं बेटा, इसको इरेज करने के बाद आगे बात करेंगे हम। ठीक है, ताकि पॉइंट यहाँ पे सब अच्छे से आ जाए, इसलिए मैं इसको इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका 7 नंबर, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, कुछ एक दो डेफिनेशंस इसमें पूछी जाती हैं, तो हम केवल उनकी बात कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं ऐसे ही। एक होता है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, नंबर 1 में यहां पे ऐसे लिख देता हूं आपके लिए, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, इसकी डेफिनेशन बेहद सिंपल है। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित, इसको ऐसे बोल सकते हैं, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, अर्थात उसका अपवर्तन नहीं होता है, उस बिंदु को, उस पॉइंट को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुने आप ध्यान से बेटा, ध्यान से समझें कि लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित, ये लेंस के अंदर बोलोगे डेफिनेशन में। ठीक है, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये बीचों बीच में होता है, मिडिल पॉइंट होता है, जहां से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। इसमें दूसरी डेफिनेशन आती है आपका मुख्य फोकस, द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहते हैं ना। मुख्य फोकस या मुख्य फोकस दूरी की डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है डेफिनेशन। लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन 2 पॉइंटों में इसलिए बोली जा रही है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस।
तो उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें वास्तविकता में मिलती हैं, लेकिन अवतल लेंस में ये हमारे लिए महसूस होती हैं, आभासी प्रतिबिंब की बात होती है इसलिए। ठीक है, तो बोलते हैं डेफिनेशन, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस अर्थात द्वितीय फोकस कहते हैं। और ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट होती है। तो अब ये हमारे 7 पॉइंट्स कंप्लीट हुए हैं बेटा इस चैप्टर के। आगे मैं कुछ अगले पॉइंट की बात करता हूं, तो इसको इरेज कर लेते हैं, नहीं तो फिर डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं रहेगा। ठीक है, इसको इरेज करने के बाद आगे चलते हैं। 7 पॉइंट कंप्लीट हुए। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका पॉइंट नंबर 8, ये है फोकस दूरी। फोकस दूरी f, फिर है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। मैं संबंध, ये संबंध पीछे दर्पणों में भी आया था बेटा, लेंसों में भी होता है, बट फॉर्मूला में आपको ड्राइव करके बता देता हूँ। 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u। दर्पणों में यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, बस इतना ही केवल डिफरेंस है। इसका डेरिवेशन नहीं है बेटा, केवल ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको दिया हुआ, तो इसलिए हमको याद रखना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आएगा तो वो इससे हम लेंसों से संबंधित न्यूमेरिकल को इससे आसानी से हल कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं बेटा। लेंसों की फोकस दूरी जब हम पढ़ते हैं तो एक डेफिनेशन आती है, एक पॉइंट आता है आपका लेंस की क्षमता। तो अगर हम लेंस की फोकस दूरी को मीटर में नापें, अगर हम लेंस की फोकस दूरी को मीटर में नापें, तो उस समय फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसे हम लेंस की क्षमता कहते हैं। डेफिनेशन में आपको फिर से याद कराता हूं, सुनो ध्यान से, मैं यहां पे पॉइंट नोट कर दूं। लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता आपका अगला पॉइंट है। डेफिनेशन याद कराता हूं आपके लिए। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहा जाता है जबकि फोकस दूरी को मीटर में मापा जाए। ठीक है, बस इतनी सी सिंपल सी बात है। क्षमता है, क्षमता मतलब पावर, और इसे P से प्रदर्शित करेंगे तो P बराबर होना है 1/f, जबकि इसे आप मीटर में लेते हैं। इफ आप चाहते हैं कि सर ये सेंटीमीटर में रहे तो P बराबर हो जाएगा 100/f। अब यहां पर आप फोकस दूरी को सेंटीमीटर में डिनोट कर सकते हैं। इसका मात्रक होता है डायोप्टर, डायोप्टर को D लिखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक है डायोप्टर है, उसे D से प्रदर्शित करते हैं, और लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर 1/f होता है जबकि फोकस दूरी को मीटर में मापा जाए। ठीक है बेटा, समझ गए अच्छे से आप ये। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है लेंसों पर प्रतिबिंब की स्थितियां। ये जो कंडीशंस होती हैं, प्रतिबिंब वाली कंडीशन होती हैं, अगर हमारे लिए याद रहती हैं, यदि हम याद रख पाते हैं बेटा, तो न्यूमेरिकल को समझने में हमें बहुत आसान हो जाता है न्यूमेरिकल को समझना। कई बार हम न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन वैल्यू तो बेशक हम हल करके ही निकालेंगे, लेकिन पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल इमेजिनेशन में ये क्लियर हो जाता है कि उसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पर रहेगा। अगर आपने इन लेंस के जो कंडीशंस हैं, लेंस की जो प्रतिबिंब की स्थितियां अगर आपने अच्छे से समझी हुई हैं, आप अच्छे से जानते हैं उनके बारे में, तो आंसर आप आसानी से समझ पाएंगे कि क्या रहेगा उसका। ठीक है, कैलकुलेशन वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, वो तो अब जब हल करेंगे तभी पता पड़ेगा।
ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाएगा कि उसका प्रतिबिंब किस साइड पे जाएगा, किस पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, तो लेंसों पर प्रतिबिंब की स्थितियां, लेंसों पर प्रतिबिंब की क्या स्थितियां होती हैं, यहां पर मैं क्लियर कर दूं बेटा। यहां उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की 6 स्थितियां हैं, बट अवतल लेंस में प्रतिबिंब केवल एक ही प्रकार से बनता है। चाहे अवतल लेंस के सामने वस्तु कहीं पर भी स्थित हो, उसका प्रतिबिंब केवल एक प्रकार से बनता है। और अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक उतनी दूरी पर बना सकता है जितनी उसकी फोकस दूरी होती है। ये सवाल एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वो अधिक से अधिक वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी तक बना सकता है? तो आप इसका आंसर देंगे सर 20 सेंटीमीटर तक बना सकता है। ठीक है, उत्तल लेंस की बात करते हैं बेटा। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की 6 स्थितियां हैं, 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। डिपेंड करता है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहां पर स्थित है। राइट, ये आपको याद रखने हैं। इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका, मैं केवल पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, मैं आपको फिर से बता दूं, आपके एग्जाम के लिए मैं पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंटों की बात कर रहा हूं। और अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो ये कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को देखते देखते आप आसानी से याद कर लेंगे इसके लिए। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं आप चीजों के लिए, होती नहीं है वो, होती तो बेहद सिंपल है, बस आप अगर फोकस करें तो। ठीक है, आपके फोकस की जरूरत होती है। वो एक कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो बेटा आगे बात करते हैं। अगला जो पॉइंट रहेगा आपका वो है संयुग्मी फोकस दूरी। अब ये क्या होता है, बात करते हैं इसके बारे में। संयुग्मी फोकस दूरी, दो लेंसों की फोकस दूरी को अगर आप जोड़ेंगे तो उसकी जो फोकस दूरी निकल के आएगी वो संयुग्मी फोकस दूरी होगी। सिंपल है, कुछ चीजें तो उनके नाम से ही क्लियर हो जाती हैं। शब्द अपने आप में डेफिनेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। अगर आप नोटिस करें चीजों को, तो संयुग्मी मतलब जुड़ना। दो लेंस लेने हैं आपको, उन्हें सटाकर रखना है, मिलाकर रखना है, तो उनके मिलने के बाद जो फाइनल फोकस दूरी होगी वो संयुग्मी फोकस दूरी होगी। अब ये लेंस दोनों उत्तल भी हो सकते हैं, दोनों अवतल भी हो सकते हैं, एक उत्तल एक अवतल भी हो सकता है। डेफिनेशन में बताता हूं आपको, क्लियर करें आप, बहुत जल्दी से याद करें। दो लेंसों की संयुग्मी फोकस दूरी का व्युत्क्रम उन लेंसों की अलग अलग फोकस दूरियों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। इनवर्टेड कॉमा बंद करें, डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। इसे ऐप से ही प्रदर्शित करेंगे। इफ दोनों लेंस यदि उत्तल हैं तो 1/f बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/f1 प्लस का 1/f2। इतना तो सिंपल है, रॉकेट साइंस थोड़ी नहीं है जो समझ नहीं आएगी। एक बार फिर से बोलता हूं डेफिनेशन, समझो जरा ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। दो लेंसों की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, दो लेंसों की संयुग्मी फोकस दूरी का व्युत्क्रम उन लेंसों की अलग अलग फोकस दूरियों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, एफ से प्रदर्शित करोगे तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये दोनों तब जब ये उत्तल हैं। इफ ये दोनों अवतल लेंस होते तो आप दोनों पर माइनस लगा देते, इनमें से जो उत्तल होता उसको प्लस देते और इनमें जो माइनस होता उसको क्या देते, आप अवतल देते। क्योंकि बेटा जी अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगर आप कारण पूछना चाहते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, तो जो दूरियां प्रकाश कण के चलने की दिशा में नापी जाती हैं वो हमेशा धनात्मक होती हैं, और जो दूरियां प्रकाश कण के चलने के विपरीत दिशा में नापी जाती हैं वो हमेशा ऋणात्मक होती हैं। ये चिन्ह परिपाटी के नियम होते हैं। ऑप्टिकल्स में ये नियम सभी चैप्टरों पर लागू होता है। ऑप्टिकल्स में आप इमेजिनेशन करना, जो चित्र बने हुए होंगे बुक्स के अंदर, उनमें प्रकाश की किरण हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है। किसी भी प्रकाशीय केंद्र पर प्रकाश की किरणें हमेशा बाईं ओर से डाली जाती हैं। ये शर्तें हैं, ये टर्म एंड कंडीशंस हैं। तो बेटा ये लेंस के अपवर्तन से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक थे मैं वो आपको समझा चुका हूं। इसको कंप्लीट कर लिया है हमने। अब हम नेक्स्ट
आगे की ओर चलते हैं, तब तक इसको इरेज करते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बेटा, ये हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये भी एक चैप्टर अलग हो जाता है। मानव नेत्र से जानते हैं इस चैप्टर को हम, तो इसमें प्रिज्म और मानव नेत्र को पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के जो पॉइंट हैं मैं अलग से बता रहा हूं आपके लिए। तो मैंने सिलेबस के लिए कुछ सिंपल तरीके से उसको डिवाइड कर रखा है। पहला चैप्टर मैंने बना दिया था कि प्रकाश का परावर्तन है, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन है। इवन देखा जाए तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक ही चैप्टर है, ठीक है बेटा। तो मैं आसान कर रहा हूं आपके लिए। तो ये जो अगला है हमारा, वो हम अगले चैप्टर को मान रहे हैं, और इसमें पॉइंट नंबर 1 डाल रहा हूं मैं, और ये है प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म को समझते हैं बेटा, है क्या प्रिज्म। डेफिनेशन समझो पहले आप कि प्रिज्म है क्या। किसी कोण पर झुके समान अपवर्तनांक वाले दो समतल पृष्ठों से घिरी आकृति प्रिज्म कहलाती है। समान अपवर्तनांक के दो समतल पृष्ठ लेने आपके लिए, और वो किसी कोण पर झुका के उन्हें मिलाना है। तो जो शेप बनेगी, जो आकृति बनेगी, उसे हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे, ठीक है। मैं आपके लिए एक चित्र को ड्रॉ करके बता देता हूं। जो प्रिज्म होते हैं बेटा, वास्तविकता में उसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है प्रत्येक, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, और वो क्या होता है, एक कोण होता है उनमें से 60 अंश, तो ये ऐसा होता है। बट मैं आपको बता दूं, ये इसके पृष्ठ हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम प्रिज्म कोण ए कहते हैं, और ये अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, यहां से निकल जाएगी, ये हो गया आपका, ये निर्गत किरण है बेटा, ठीक है। तो समझे जरा ध्यान से बेटे आप। प्रिज्म का डेफिनेशन में बता चुका हूं। प्रिज्म की दो विशेषताएं होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि प्रिज्म किसी भी प्रकाश की किरण को 2 बार अपवर्तित करता है। निर्गत किरण को भी अपवर्तित करता है और निवेशी किरण को भी अपवर्तित करता है, और ये दोनों बार प्रकाश की किरण को अपने आधार की ओर झुका देता है, ठीक है। तो ये पहला हो जाएगा। दूसरा है इसका गुण कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो वह अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। तो अगला जो पॉइंट है हमारा, वो वर्ण विक्षेपण का है। मैं आपको बता देता हूं कि वर्ण विक्षेपण की डेफिनेशन तो बोल दी मैंने। वर्ण विक्षेपण, ठीक है बेटा। डेफिनेशन एक बार फिर से समझ लो, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो वह अपने अवयवी रंगों में, जिससे वो बनी है, अवयवी का मतलब जिससे उसका निर्माण हुआ है, वह अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं हम, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। ये वर्ण विक्षेपण की घटना हो जाएगी आपकी। और ये इसको मैं इरेज कर देता हूं बेटा। इसको इरेज करने के बाद, और ये जो कलर होते हैं यहाँ से 7 कलर्स, उनके लिए हम विवग्योर बोलते हैं, और कलर के उस क्रम को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। 7 कलर जो होते हैं वो होते हैं आपके VIVGYOR, विवग्योर होता है बेटा। और इन 7 कलर का जो 7 कलर की हमें पट्टी मिलती है, उसके लिए हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ण विक्षेपण हो चुका है। तीसरा पॉइंट हम ले रहे हैं बेटा, प्रिज्म के अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, ठीक है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, ये कभी कभी क्या होता है बेटा, 1 नंबर में प्रश्न आता है लिखने के लिए कि क्या फॉर्मूला होगा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का। तो बताते हैं आपके लिए बेटा। ये फॉर्मूला होता है आपका n बराबर साइन ब्रैकेट में डेल m प्लस a वटे 2 वटे साइन a वटे 2, ये होता है फॉर्मूला बेटा, ठीक है। जहां डेल m है आपका अल्पतम विचलन कोण, ठीक है, और a प्रिज्म कोण होता है, n जो है वो प्रिज्म के पदार्थ, जिस
कांच से, जिस भी पदार्थ से आपने प्रिज्म को बनाया हुआ है उसके पदार्थ का आवर्तनांक होता है n। तो प्रिज्म के पदार्थ के आवर्तनांक के लिए सूत्र हो जाएगा आपका ये। अब मैं विचलन कोण और अल्पतम विचलन कोण की बात कर लूं तो ठीक है ना। हाँ, विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। अल्पतम विचलन कोण या केवल विचलन कोण भी कहते हैं। तो किसी प्रिज्म में जो निवेशी प्रकाश की किरण है उसे आगे बढ़ाने पर और निर्गत प्रकाश की किरण को पीछे हटाने पर वो जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु पर उनके बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, केवल विचलन कोण कहते हैं। और यदि प्रिज्म के अंदर प्रकाश की किरण उसके आधार के समांतर होती है तो उस कंडीशन में जो विचलन कोण होता है उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, उसे हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं बेटा। ठीक है, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं और इसे हम डेल एम से प्रदर्शित करते हैं ये। ठीक है, तो डेफिनेशन को हम मैं बोल देता हूं एक बार फिर से। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे हटाने पर ये कुछ कंडीशन ऐसी होती है, मैं आपको बता देता हूं। एक डायग्राम लेते हैं बेटा, चित्र लेते हैं, उससे समझा देते हैं आपके लिए। ये मेरी आपतित किरण है, इसे मैं क्या करूं आगे बढ़ा दूं ऐसे, और ये प्रकाश किरण जाएगी तो ऐसे, ठीक है, और इसे मैं पीछे हटा दूं ऐसे। तो इनके बीच ये वाला जो कोण बना है ना बेटा, डेल एम है ये। ठीक है, ये आपतित किरण है आपकी, ये निर्गत किरण है। और आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे हटाने पर वो जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, उस बिंदु पर उनके बीच बने कोण को हम विचलन कोण या फिर अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। नेक्स्ट हम ह्यूमन आई, मानव नेत्र से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे बेटा। कई इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, जैसे मानव नेत्र में दृष्टि दोष हो जाता है तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। तो हम इन सब के बारे में आगे बात करते हैं। तो अगला जो मेरा पॉइंट है वो मानव नेत्र से संबंधित रहेंगे। इसमें एक पॉइंट आता है आपका निकट बिंदु, कि निकट बिंदु क्या है या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो मैं निकट बिंदु, दूर बिंदु, दृष्टि विस्तार, अब इनके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, मानव नेत्र पे पहुंच गए हैं। मानव नेत्र एक फोटो कैमरे की भांति व्यवहार करने वाला क्या है आपका अंग है। मानव नेत्र एक फोटो कैमरे की भांति व्यवहार करता है। इसमें पारदर्शी ऊतकों का एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। इसके अंदर काचाव द्रव भरा हुआ होता है बेटा जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप आसानी से टिक कर पाएंगे। ठीक है बेटा, द्विउत्तल लेंस होता है, पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ एक द्विउत्तल लेंस होता है, अपवर्तनांक 1.446 होता है और 1.336 जो होता है वो काचाव द्रव का अपवर्तनांक होता है। केवल यही एक बात थी आपको जो बता दी मैंने। इसके बाद टॉपिक आता है आपका निकट बिंदु। ठीक है, निकट बिंदु क्या है उसको समझने के लिए हमें उससे पहले मैं आपको इरेज कर दूं, एक चीज और होती है बेटा, एक आता है समंजन क्षमता। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं हम। पहले मैं आपको समझा दूं समंजन क्षमता क्या है। मैं इसको इरेज करके समंजन क्षमता बताता हूं बेटा आपको। पॉइंट नंबर जो 5 है वो है समंजन क्षमता। ये क्षमता क्या होती है बेटा, जो ह्यूमन आई है ना उसका जो उत्तल लेंस है ना, द्विउत्तल लेंस, इसे हम नेत्र लेंस भी कहते हैं, उसमें एक विशेष क्षमता होती है कि वो अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, व्यवस्थित कर सकता है। इसी व्यवस्था को, इसकी इस घटना को हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। तो डेफिनेशन के रूप में ऐसे बोलेंगे हम कि मानव नेत्र में अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की एक विशेष क्षमता पाई जाती है, एडजस्ट करने की एक विशेष क्षमता पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। अब आपके जो पॉइंट रहेंगे निकट बिंदु, उसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं बेटा। निकट बिंदु मानव नेत्र के पास स्थित या निकट स्थित वह बिंदु जहां नेत्र अपनी संपूर्ण समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, निकट बिंदु कहलाता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एक बार फिर से सुनो। मानव नेत्र के निकट स्थित वह बिंदु जहां
नेत्र अपनी संपूर्ण समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, निकट बिंदु कहलाता है। और निकट बिंदु की जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, इसीलिए इस दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। 7वां पॉइंट है बेटा आपका दूर बिंदु। क्या है? दूर बिंदु। दूर भी तो एक ऐसा बिंदु होगा जहां पे नेत्र बिल्कुल स्पष्ट देख सकता है, फिर उससे आगे दिखाई तो देता है बट स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो नेत्र से दूर स्थित वह बिंदु जहां नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है उसे हम दूर बिंदु कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आएगा आपका दृष्टि विस्तार। 8वां पॉइंट है आपका दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार का मतलब है कि जहां से जहां तक आपकी आंखें बिल्कुल स्पष्ट किसी वस्तु को देख सकती हैं तो उसकी दूरी को हम दृष्टि विस्तार कहेंगे। अब मैं इसको डेफिनेशन में ऐसे बोलूंगा, निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। ठीक है बेटा। नंबर 9 ये है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष समझो बेटा, क्या है दृष्टि दोष? कभी कभी मनुष्यों की दृष्टि धुंधली हो जाती है जिससे वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देना बंद हो जाती हैं, वस्तुएं क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। तो इस स्थिति को ही हम दृष्टि दोष कहते हैं कि दृष्टि में कोई इशू हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए वस्तुएं जो है आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। ये दृष्टि दोष आपका 3 प्रकार का होता है, तो मैं तीनों प्रकार की बात कर रहा हूँ बेटा आपको। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, क्योंकि एक एक करके मुझे ये क्लियर भी करने हैं। तो इसमें पहला होगा आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष समझाते हैं बेटा। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इस दोष में मनुष्य को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, समझो ध्यान से आप। कंफ्यूजन है इस बात का कि निकट दृष्टि दोष है और निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। यस सर। अब तो फिर निकट दृष्टि दोष कहते क्यों है? निकट दृष्टि दोष इसलिए कहते हैं बेटा कि जो मनुष्य का दूर बिंदु होता है वो दूर बिंदु अनंत पर स्थित होता है, तो वो अनंत पर ना रहकर क्या हो जाता है, कुछ निकट आ जाता है। दूर बिंदु निकट आ जाता है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, निवारण में आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल समझो, इतना रटने की आवश्यकता नहीं है कि पता नहीं क्या। डायग्राम से भी आप क्लियर कर सकते हैं, मैं डायग्राम भी बता सकता हूं आपके लिए, बट सिंपल रखें आप चीजों के लिए। निकट दृष्टि दोष पता होना चाहिए सर क्या होता है कि इस दोष में मनुष्य को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन अधिक दूरी पर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं क्योंकि मनुष्य का दूर बिंदु जो है वो क्या हो जाता है, निकट आ जाता है। ठीक है, निवारण में आपको बता दूं बेटा, बहुत सिंपल है। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के चश्मे लगाकर किया जाता है। अवतल लेंस के चश्मे लगाकर किया जाता है। ठीक है, ये निवारण हो गया इसका। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के चश्मे लगाकर किया जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, दूसरा है आपका दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, इसके लिए दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं बेटा। अगर कभी कभी क्या होता है कि दूसरे नाम से आ जाता है तो बच्चा सोचता है कि पता नहीं सर ये पढ़ाया ही नहीं था हमारे लिए, ये तो बताया ही नहीं था, तो इसको दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। पहले वाले का आपको उल्टा करना है, अपोजिट बोलना है। इस दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है सर कि दूर की तो दिखाई दे रही है फिर भी दूर दृष्टि दोष बोल रहे हैं? क्योंकि बेटा जो निकट बिंदु था मनुष्य का 25 सेंटीमीटर पे, अब वो 25 सेंटीमीटर से हटके कुछ दूरी पर चला जाता है, इसलिए मनुष्य को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं बट दूर की दिखाई देती हैं। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष बोलने का रीजन ये है कि निकट बिंदु दूर चला जाता है, इसलिए हम इसको दूर दृष्टि दोष बोल रहे हैं। निवारण में आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल है। इस दोष का निवारण उत्तल लेंस के चश्मे लगाकर किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस के चश्मे लगाकर किया जाता है। तीसरा है आपका जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, एक उम्र के बाद मनुष्य की आंख
कि समंजन क्षमता इतनी क्षीण हो जाती है कि फिर उसका इशू जो है क्रिएट होता है बेटा कि ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस घटना को, इस स्थिति को ही जरा दृष्टि दोष कहते हैं हम। ठीक है, समझो जरा ध्यान से आप। इस दृष्टि दोष में मनुष्य की समंजन क्षमता क्या होती है, क्षीण हो जाती है, जिससे वस्तुएं ना तो इस निकट की दिखाई देती हैं और ना ही दूर की दिखाई देती हैं। इस स्थिति को हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। और इस दोष का निवारण द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वो लेंस उत्तल भी होते हैं और अवतल भी होते हैं। तो दो लेंसों वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अधिकतर ये वाला जो दोष होता है वो जो ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए होता है, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो निवारण में क्या करेंगे आप? निवारण में करेंगे बेटा द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दोनों लेंसों का प्रयोग होता है। ठीक है, दोनों लेंसों का प्रयोग होता है। ये आपका हो चुका है जरा दृष्टि दोष। इस पार्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं बेटा बता दूं आपके लिए कुछ रीजनेबल प्रश्न इसमें आते हैं आपके। उन प्रश्नों को मैं अभी आपको बता रहा हूं, क्लियर भी कर देता हूं। कई प्रश्न ऐसे आते हैं जो उनका हमें कारण सहित स्पष्टीकरण करना होता है। एक प्रश्न आता है, तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि तारों से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कई प्रकार के माध्यमों से होकर गुजरता है, जहां पे उसका निरंतर अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरण क्या हो जाती है? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिगजैग हो जाती है। इसी कारण हमारे लिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये एक प्रश्न था जो पूछा जाता है अक्सर आपसे, उसका आंसर मैंने क्लियर किया है आपके लिए। एक प्रश्न होता है कि सूर्य उदय होने से पहले दिन क्यों निकल आता है? ठीक है, और सूर्य छिपने के बाद में भी पृथ्वी पर उजाला क्यों रहता है, रोशनी क्यों रहती है? तो इसका सीधा सा मैं कारण आपको बता दूं, यह है प्रकीर्णन, प्रकाश प्रकीर्णन की घटना के कारण ऐसा होता है। सूर्य निकलने से पहले जो पृथ्वी पर रोशनी हो जाती है, जो उजाला हो जाता है, उसका रीजन है कि प्रकाश प्रकीर्णित होकर पृथ्वी तक पहुंच जाता है, जिससे क्या होती है, सूर्य निकलने से पहले दिन निकल आता है। ठीक है, तो ये प्रकीर्णन की घटना है बेटा। प्रकाश प्रकीर्णन की घटना के कारण कई ऐसी चीजें होती हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? उसका भी रीजन यही है। आप आंसर में देंगे कि सर प्रकाश में जो रंग है नीले कलर का, उसका प्रकीर्णन अन्य रंगों की अपेक्षा 16 गुना ज्यादा होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश कर रही होती हैं, उस समय सबसे ज्यादा प्रकीर्णन जो होता है वो नीले प्रकाश का होता है। इसलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आगे बात करते हैं। अगला होता है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि बेटा खतरे के सभी निशान लाल रंग के क्यों होते हैं? बहुत सिंपल आंसर है, इतना ज्यादा कोई टेक्निकल साइंस नहीं है जो समझ नहीं आएगी। खतरे के सभी निशान लाल रंग के क्यों होते हैं? तो आप कहो सर लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा तथा प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो लाल रंग किसी इंसान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए बहुत दूर से क्लियर दिखाई दे जाता है, इसलिए खतरे के सभी निशान क्या हैं? लाल रंग के बनाए जाते हैं। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। इसलिए खतरे के निशान लाल रंग के होते हैं। ठीक है, कई और छोटे छोटे प्रश्न हैं। जैसे एक प्रश्न आता है आपका कि कोहरे में सोडियम प्रकाश क्यों वांछित होता है ना? क्योंकि उसके ना कोहरे को भेदने की क्षमता उसकी ज्यादा होती है, इसलिए हम सोडियम प्रकाश का यूज करते हैं। और एक प्रश्न आता है आपका कि सूर्य उदय होते समय और सूर्य छिपते समय आकाश में लालिमा क्यों होती है, लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो उसका रीजन वही था जो मैंने अभी आपको बताया था कि साल लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए लाल रंग सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसके कारण हमें सूर्योदय होते समय लाल आकाश दिखाई देता है। ठीक है, प्रश्न ये भी होता है कि बरसात के मौसम में इंद्रधनुष हमें देखने के लिए क्यों मिलता है बेटा? तो बरसात के मौसम में क्या होता है, जल की छोटी छोटी बूंदें वायुमंडल में उपस्थित होती हैं। जब वो बूंदें जो होती हैं वो प्रिज्म का कार्य करती हैं, प्रिज्म का कार्य करती हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण उन पे पड़ती है तो वो अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है, और ऐसा जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें मिलती हैं तो हमें स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, इसलिए हमारे लिए बरसात के मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर मैंने आपको बताए हैं।
आशा करते हैं जो जानकारी आपको दी है बेटा वो अच्छी लगेगी, आपकी पेपर की तैयारी अच्छे से होगी। और चलते हैं, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। और अगर हमारी पढ़ाई हुई बातें अच्छी लगी हों आपके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।